है उसके पास कि महारानी के हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद था। सात 21 और 0 3 7 10 7 17। अजरमल के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं, और मुझे अपने हर सवाल के जवाब को ढूंढना है। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है जयदेव? पंडित जी, सरिया से मिलने एक औरत आई है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सामने हाजिर करूं। हमारी इजाजत के बिना सभ्या किसी नहीं मिल सकती। इस आदेश के तहत क्या तुमने इस औरत की तफ्तीश की है? जी हाँ। कौन है ये? अपने आप को सभ्या की सहेली बताती है। कहाँ से आई? सभ्या के गांव से। चाहती क्या है? बस सभ्या का हाल पूछना चाहती है। इस औरत को कैसे मालूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? पंडित जी, वो तो कुछ और ही कह रही है। क्या? वो कह रही है कि पिछले महीने जब सभ्या अपने गांव गई थी तो अपनी याददाश्त खो बैठी थी, और उस दौरान उसकी याददाश्त वापस लाने में इसने उसकी काफी मदद की थी। बस दोनों में बहुत घनिष्ठता हो गई उस दौरान। क्या दे? इस औरत को फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आ गया पंडित जी। हमारे सवाल का जवाब मिल गया। हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया। गांव सभ्या नहीं गई, बल्कि जालसाज औरत ये फरेबी अम्बा गई थी गांव। तुम ही सभ्या की सहेली? जी। क्या नाम है तुम्हारा? केसरिया। केसरिया। सभ्या से तुम्हारी मित्रता कितनी पुरानी और कितनी लंबी है? हमारी मित्रता तो इतनी गहरी और इतनी लंबी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस इतना समझ लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के हर लम्हे, हर जज्बात, हर पहलू से पूरी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तुम्हें सभ्या से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सभ्या से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती? क्यों? और ये क्या बात हुई? मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ उसका हालचाल पूछने। वो मेरी सहेली है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। मैंने कहा ना तुम उससे नहीं मिल सकती। अगर ऐसी बात है तो मुझे सभ्या से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत तो तुम तब करोगी जब तुम सभ्या से मिलोगी, और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जाने दीजिए मुझे। अगर तुम अपनी और अपनी सहेली की खैर चाहती हो तो बेहतर यही है कि मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो। ये तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, और तुम्हारे पास मेरी धमकी के आगे सर झुकाने के अलावा और कुछ चारा भी नहीं है। मेरे सिपाही चाहे तो तुम्हें यहाँ से हिलने तक भी न दें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो, और ये भी जान लो कि चुनारगढ़ में झूठ बोलने वाले की जबान काटी जाती है। आप चाहे मुझे कितना भी डरा ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारी ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी केसरिया। मुझे इसकी परवाह नहीं। अपनी सहेली की तो परवाह है तुम्हें, या वो भी नहीं? उसी की परवाह करके मेरी बातों का जवाब दो। पूछिए, जो कुछ भी पूछ रहे हैं आपको। काफी समझदार हो तुम। अब इसी समझदारी का सबूत देते हुए मुझे ये बताओ, अच्छी तरह से याद करके बताओ कि सभ्या की याददाश्त कैसे खो गई थी। ये तो बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है आपने। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब गांव में आते ही सभ्या हमेशा की तरह सबसे पहले मुझसे मिलने आई थी। उसके बाद हम दोनों नदी पर नहाने के लिए गए। वहां पत्थर पर से पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर पड़ी। उसके सर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तब? जब उसे होश आया तब वो अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करने लगी। बहकी बहकी बातें मसलन की जैसे वो मुझे नहीं पहचान सकी, अपने आप को नहीं पहचान सकी। वो अपना गांव, घर, बस्ती, कूचा किसी को भी नहीं पहचान सकी। तब तुमने क्या किया? उसके बाद मैंने उसे चुनारगढ़ की याद दिलाई, महारानी कलावती की याद दिलाई। लेकिन वो सब कुछ भी भूल चुकी थी सभ्या। और तब मेरे दर्द भरे दिल को ये एहसास हुआ कि मेरी प्यारी सहेली अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी है। उसके इलाज के लिए तुमने महल से किसी हकीम या वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? मेरे पिता खुद एक वैद्य हैं। उन्हीं की औषधि के साथ साथ
मैंने भी सबिया की याददाश्त फिर से वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। कैसी कोशिश? जैसे कि उसके दिमाग से सोए हुए तारों को इस तरह से छेड़ना कि वो फिर से जाग उठे। ऐसा करने के लिए क्या किया तुमने? सबिया की ज़बानी मैं सबिया की महल की जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी दास्तान सुन चुकी थी। बेचारी मेरी सहेली जो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी, उसे मैंने एक एक करके वो सब किस्से सुनाए जो सीधे उसके दिल से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें सुनकर वो बेकाबू हो जाए, रोए और आंसुओं के सैलाब में तैरकर अपनी डूबी हुई याददाश्त को फिर से किनारे तक ले आए। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौकर विजयगढ़ में थी तकरार, नौकर कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से कर। सबिया की ज़बानी मैं सबिया की महल की जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी दास्तान सुन चुकी थी। बेचारी मेरी सहेली जो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी, उसे मैंने एक एक करके वो सब किस्से सुनाए जो सीधे उसके दिल से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें सुनकर वो बेकाबू हो जाए, रोए और आंसुओं के सैलाब में तैरकर अपनी डूबी हुई याददाश्त को फिर से किनारे तक ले आए। यानी कि तुमने उसे उसकी जिंदगी का हर वो अहम वाकया सुनाया जिसे सुनकर उसके दिलो दिमाग को एक ऐसा सदमा लगा कि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लौट आई। हाँ। वो वाकये क्या थे? वो ये कि जैसे कि उसके कक्ष में हुए जहरीले दागों का वो हादसा जो मैं जानती थी कि उसके दिलो दिमाग को जरूर झंझोड़ेगा। और जब मैंने उसे सुनाया तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। और क्या बताया तुमने उसे? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि सबिया महारानी कलावती को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, इसलिए मैंने उसे उनके कत्ल की वो साजिश भी सुनाई जिसमें उनकी औषधि पर वन चंपा फूल का इस्तेमाल किया गया था। और इस वाकये का तो मैंने अपने बयान के जरिए उसकी आंखों के सामने एक जीता जागता चित्र सा खींच दिया। सबिया फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि एक बार रोते रोते फिर से बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? एक चमत्कार, सबिया फिर से ठीक हो गई। जब वो होश में आई तो उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ चुकी थी। नहीं केसरिया, सबिया अभी भी खोई हुई है, अभी तक खोई हुई है सबिया, मगर यकीनन अब वो वापस मिल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए वापस मिल जाएगी। तो क्या अब मुझे सबिया से मिलने की इजाजत मिल सकती है? फिलहाल नहीं, जब तक मैं लौट के ना आऊं तुम्हें मेरे कक्ष में रहना होगा, और मैं यकीन दिलाता हूं तुम वहां महफूज रहोगी। शिवदत्त तुझे मौत नहीं देगा, शिवदत्त तुझे जिंदा रखेगा क्रूर, ताकि इसकी जिंदगी मौत से कहीं ज्यादा भयानक हो। शिवदत्त अभी और इसी वक्त चुनारगढ़ लौटेगा। चुनारगढ़ पहुंचकर वीरेंद्र विक्रम नहीं बल्कि इस बहरूपिया को अपने तहखाने में कैद करके इसका वो हश्र करेगा, वो हश्र करेगा जो अभी तक किसी का ना किया गया हो।
रोज शिवदत्त खुद इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नौकर बेचेगा, ताकि वहां के लोगों को यह एहसास हो ये से मेहमानों की चुनारगढ़ में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है। वाह महाराज वाह, ऐसी सजा तो मेरे इस यक दिमाग में भी नहीं आ सकती थी। अब यकीनन नौगढ़ के महाराजा सुरेंद्र सिंह को आपकी हर शर्त माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी गुरु सिंह। जब खून टपकाती हुई इसकी एक एक उंगली नौगढ़ पहुंचेगी तो कहां उठेगा नौगढ़, कहां उठेगा कब्जे का जीत सिंह, वहां का राजा सुरेंद्र सिंह और इसका जिगरी दोस्त वीरेंद्र सिंह। हम एक शब्द भी सभ्या के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। एक शंका का समाधान होता नहीं है कि आप दूसरी शंका उठा लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं आखिर आप सभ्या के पीछे इस कदर क्यों पड़े हुए हैं, जिसे हम तहे दिल से अपना मानते हैं। क्यों पेश करते हैं इस तरह की दलीलें जिससे हमारे और सभ्या के बीच में गलतफहमी के शोले इस तरह भड़के, जिससे हमारा सुख चैन, हमारा वजूद सब कुछ जलकर राख हो जाए। क्यों महारानी, सब कुछ जल के राख ना हो जाए इसीलिए तो मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूँ, लेकिन आपकी निष्पाप आत्मा ये मानने को तैयार ही नहीं कि वही आग आपके दामन तक आ पहुंची है। महारानी, अगर इस आग को अभी और इसी क्षण नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटों में आपका संपूर्ण अस्तित्व तक जल उठेगा। महारानी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। चिंता करिए उस ठोस सबूत की, जिस सबूत के साथ ही आप सभ्या के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और यह हमारा आदेश है। मेरी ऐसी औकात कहा महारानी कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं। महल में मौजूद सभ्या के खिलाफ मेरे हाथ एक ठोस सबूत लग चुका है महारानी। क्या सबूत है आपके पास? एक जीता जागता सबूत, जिसका नाम है केसरिया। केसरिया? जी महारानी, केसरिया सभ्या की बहुत ही करीबी सहेली है और उसके पास सभ्या के खिलाफ हर वो सबूत मौजूद है जिसकी हमें तलाश है। हम ये जानना चाहते हैं ऐसा कौन सा सबूत लाई है वो, जिसके कंधे पर चढ़कर आप ये कहना चाहते हैं कि महल में मौजूद सभ्या सभ्या नहीं है। महारानी, आपको ये याद है कि पिछली बार सभ्या महल से बाहर कब गई थी? कुछ 6 महीने पहले। और इस औरत सभ्या का कहना ये है कि पिछले महीने ही ये उससे मिलने के लिए गांव गई थी, और जब गांव में ये उससे मिली थी तब उसकी याददाश्त गायब थी। हम उस औरत से मिलना चाहेंगे। महारानी, आपको ये याद है कि पिछली बार सभ्या महल से बाहर कब गई थी? कुछ 6 महीने पहले। और इस औरत सभ्या का कहना ये है कि पिछले महीने ही ये उससे मिलने के लिए गांव गई, और जब गांव में ये उससे मिली थी तब उसकी याददाश्त गायब थी। महारानी, इस औरत का कहना ये भी है कि उसकी याददाश्त वापस दिलवाने के लिए एक अच्छी सहेली होने के नाते उसने उसे सभ्या के जीवन की हर घटना, हर वारदात की जानकारी दी। और सबसे ज्यादा काबिल तारीफ बात तो ये है महारानी कि ये सारी जानकारी प्राप्त होते ही उसकी याददाश्त उसे वापस मिल गई। क्या ये सबूत काफी है महारानी? और अगर ये सबूत काफी है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरन उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करें। नहीं, कमान से निकला हुआ तीर कभी लौट कर नहीं आता, ये हम भी जानते हैं और आप भी। इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, हम उस औरत से मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? हमारे कक्ष में। आइए आइए, देखिए महारानी, यही है वो सबूत, यही है वो औरत केसरिया। महारानी, हमारी हर उलझी हुई पहेली का जवाब यही है। केसरिया, केसरिया, केसरिया। जयदेव, बलवंत, महेश, कोई है? कैसे हुआ ये? मैं पूछता हूँ, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं पूछता हूँ, ये मुमकिन कैसे हुआ? इतने सख्त और कड़े पहरे के बावजूद इसकी हत्या किसने की? महारानी, मुझे अफसोस है कि मैं एक बार फिर हार गया।
उस फरेबी औरत ने मेरे हाथ आई जीत मुझसे छीन करे एक बार फिर मुझे मार दे दी। महारानी, महारानी देखिए, देखिए इसके चेहरे को, इसके नीले पड़ते शरीर को देखिए महारानी। इसके चेहरे के निशान, उसका नीला पड़ता हुआ शरीर। चीख चीख कर कह रहे हैं महारानी कि इसकी मौत किसी विषकन्या के काटने से हुई है। हाँ महारानी, विषकन्या। और ये विषकन्या और कोई नहीं बल्कि आपकी मुंह बोली बहन, महल में मौजूद सभ्या है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महारानी। आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सभ्या ही विषकन्या है? क्योंकि मैं ये जानता हूँ महारानी, मैं इस बात को समझता हूँ और वक्त आने पर आप भी समझ जाएंगे। ठीक है पंडित जी, जब हम इस बात को पूरी तरह समझ जाएंगे तभी हम सभ्या की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करेंगे। क्योंकि अगर आपकी ये दलीलें किसी मकाम पर जाके गलत साबित हुई तो हम सभ्या पे की गई नाइंसाफियों का कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपके कहने के मुताबिक हम कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। महारानी, झूठ और फरेब के बादलों का सीना इतना मजबूत नहीं होता कि सच के सूरज की रोशनी उसे चीर न सके। मुझे उसी रोशनी का इंतजार है महारानी, और वो रोशनी है बल्लभगढ़ में जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई असली सभ्या। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मेरी दवा ने वो जादू कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। जाओ फौरन पंडित जगन्नाथ को ये खबर दो, अब तुमसे वो सब कुछ पूछ सकते हैं। 11,4,5,0 फिर वही शून्य। ये क्या हो गया मेरे रबल को? उत्तर क्यों नहीं देता ये? समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। 3,7,8,1,0 फिर वही शून्य। अरे मेरी पराविद्या, मेरी रबल शक्ति, मेरी मदद करो। मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मैं साबित कर सकूं कि महल में मौजूद सभ्या नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल फरेबी अम्मा है। मेरी मदद कर। 6, 7, 8, 9, 8। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसी सभ्या को होश में आने से पहले इस नकली सभ्या ने महारानी कलवती की हत्या कर दी तो कयामत हो जाएगी। महारानी तो इस नकली सभ्या की माया के कोहरे में फंस के अटक गई हैं। मेरी किसी बात पर उन पर कोई असर नहीं होता। मेरी हर चेतावनी को नजरअंदाज करती हैं वो। प्रभु, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। वल्लभगढ़ से आपके लिए संदेशा आया है। कैसा संदेशा? पंडित जी, वो औरत जिसे आप और महारानी कलावती वल्लभगढ़ में बाबा पुष्करनाथ के पास इलाज के लिए छोड़ाए थे, उसे होश आ गया है। उसे होश आ गया? सभ्या को होश आ गया? सभ्या जीवित है, सभ्या बच गई। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। मुझे फौरन बल्लभगढ़ जाने का इंतजाम करना चाहिए। महारानी कलावती को भी खबर करना जरूरी है। प्रणाम महारानी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। क्या बात है गुरु जी? महारानी, बल्लभगढ़ से अभी खबर आई है कि बाबा पुष्करनाथ ने उस सभ्या को मौत के आगों से छीन लिया है। ओह, तो आपकी सभ्या बच गई पंडित जी। ये तो आपके लिए कुदरत का करिश्मा हुआ। करिश्मा तो अब होगा महारानी। बाबा पुष्करनाथ के जरिए अब हमें वो कीमती सबूत हासिल होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि असली सभ्या कौन है और नकली सभ्या कौन है। हाँ, अब वो वक्त आ गया कि इस बात का फैसला हो जाए कि असली सभ्या कौन है, ताकि हमारी तकलीफों का अंत हो और आपके भी। हमारा फौरन बल्लभगढ़ जाने का इंतजाम कीजिए। महारानी,
मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार आप मुझे अकेले जाने की इजाजत दें, क्योंकि मेरे साथ साथ अगर आपने भी चुनारगढ़ महल छोड़ दिया तो महल में मौजूद सभ्या को जरूर शक हो जाएगा और वो अपने खिलाफ सर उठाते हुए सबूत को मिटाने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो कामयाब हो जाए। महारानी, ठीक है पंडित जी, हमने आपको अकेले जाने की इजाजत दी। महारानी, मेरी आपसे एक और गुजारिश है। वो क्या? मेरी गैरहाजिरी में आप यहाँ पर बेहद सतर्क रहेंगी और महल में मौजूद सभ्या को ऐसा कोई मौका नहीं देंगी जिससे कि मेरे बल्लमगढ़ के फैसले से पहले ही वो यहाँ कोई अनर्थ कर डाले। ठीक है, हम हमारे दिल पर पत्थर रख लेंगे। हम हमारी बहन से नहीं मिलेंगे जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता। ये हमने आपको वचन दिया पंडित जी। जयदेव जी पंडित जी। मुझे मुद्दत से एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो 100 के बराबर हो, जिससे टकरा के पहाड़ भी चकनाचूर हो जाए और आंधियां अपना रुख मोड़ लें। एक ऐसा आदमी जिसके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि लोहे को कपास बना दें और जहां जहां भी उसके पांव पड़े जमीन वहीं पर धंसती चली जाए। एक ऐसा आदमी जो चले तो लगे कि भूचाल चल रहा है। ये ऐसा आदमी मिल गया जी, और मैंने उसे आज ही यहाँ पे बुलाया है। वो अभी तक आया भी नहीं, कहाँ रह गया वो? बंदे को आपका पैगाम मिल गया था। तो तुम आ गए जंगे से। मुझे खुशी है कि मैं जब भी आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ अपना काम पूरा करके इनाम हासिल करके ही जाता हूँ। बताइए मुझे किसका कत्ल करना है? कत्ल नहीं, बल्कि तुम्हें महारानी कलावती की हिफाजत करनी है। किससे हिफाजत करनी है इनकी? एक औरत से। एक औरत से? आप चंगेजी की ताकत की तौहीन कर रहे हैं पंडित जी। आपको पता नहीं है, चंगेजी को शेरों ने पाला है, भेड़ियों ने मक्कारी सिखाई है और सांपों ने अपना जहर खून में भर दिया है। मेरे फेंके हुए कमान में अच्छे शेर और हाथी भी बेबस हो जाते हैं। आपकी दुश्मन तो महज एक औरत है। जंगेजी, ये मत भूलो कि शतरंज की बिसात पर छोटे से छोटा प्यादा भी बादशाह को शय और मात दे देता है। हाथी जैसे बड़े जानवर को भी एक छोटी सी चींटी तबाह कर देती है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा उसके छोटे होने से नहीं, बल्कि उसकी अक्ल से लगाया जाता है चंगेजी। और महारानी कलावती की हिफाजत तुम्हें किसी मामूली औरत से नहीं, बल्कि एक निहायत ही खतरनाक, चालबाज और जहरीली नागिन से करनी है। वो जो कुछ भी है चंगेजी की ताकत के आगे मामूली है। बस आप हुक्म करें और देखिए मैं उसकी जिंदगी को सूखी हुई टहनी की तरह उखाड़ फेंकता हूँ। नहीं जंगेजी, अभी इसका वक्त नहीं है। अभी तो तुम्हें ये करना है कि जब तक मैं बल्लभगढ़ से लौट के ना आऊं, तुम्हें महारानी कलावती की सुरक्षा के लिए उनके कक्ष के बाहर 24 घंटे तैनात रहना है और इस बात पर नजर रखनी है कि सभ्या नामक नागिन उनके कक्ष में हरगिज भी प्रवेश न कर सके। सभ्या तो क्या, चंगेजी की इजाजत के बिना महारानी के कक्ष में हवा भी उससे ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाएगी जितनी कि महारानी को सांसों की जरूरत है। ठीक है जंगेजी, तो ये जिम्मेदारी अब मैं तुम्हारे कंधों पर सौंप कर बेफिक्र होकर बल्लभगढ़ जा सकता हूँ, जहाँ मेरे हर सवाल का जवाब देगी मुझे सभ्या। सभ्या, तुम्हें होश में आया देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है, ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारी सारी तकलीफों का अंत हो चुका है। अपने सीने में दबी हुई दर्दनाक दास्तान अब तुम खुलासे से कह सकती हो। तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बोलो सभ्या, बेखौफ होकर तुम सारी हकीकत बयान कर सकती हो। बोलो, तुम्हारे बोलने से तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हें वापस मिल जाएंगी। बोलो बोलो सभ्या, सभ्या बोलो। सभ्या, तुम बोलती क्यों नहीं? तुम बोलती क्यों नहीं सभ्या? बाबा, बाबा इसे क्या हुआ बाबा? ये बोलती क्यों नहीं? अब ये कुछ नहीं बोलेगी जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि इसके बोलने की शक्ति खत्म हो गई है।
ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये नहीं हो सकता बाबा। ऐसा हुआ तो इसकी खुशियां इसे वापस कैसे मिलेगी? बाबा, इसका वजूद, इसकी अपनी पहचान कैसे कायम होगी बाबा? जब तक बयान नहीं देगी तो महारानी कलावती पर उस नागिन का पर्दा कैसे फाश होगा, जिस पर भरोसे करके वो बैठी हुई है और जो उनके प्राण की आहुति लेकर ही दम लेना चाहती है बाबा? बाबा, सत्य तो इसी की ही खामोशी में दफन है। क्या झूठ और मक्कारी की दहलीज पर सत्य को हमेशा के इसी तरह से दम तोड़ना होगा? बाबा, क्या पंडित जगन्नाथ को ऐसे हारना होगा? नहीं बाबा, नहीं। तुम हारे नहीं जगन्नाथ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आप और कर भी कह सकते हैं बाबा। मैं तुम्हें वो सच्चाई पेश कर सकता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मिल सकता है। कैसी सच्चाई? इसके इलाज के दौरान मुझे ये यकीन हो गया था कि ये सभ्य है। अगर ये अम्बा होती तो इस पर जहर नहीं चढ़ता, क्योंकि वो एक खुद विषकन्या है। बाबा, ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि अम्बा ही विषकन्या है? क्योंकि मैंने उसे एक विषकन्या बनाया था। क्यों? उसकी बदला लेने की आरज़ू की वजह से। बदला लेने की आरज़ू? महारानी कलावती से किस तरह का बदला लेना चाहती हो? महारानी से नहीं, महाराज शिवदत्त से अपनी माँ आम्रपाली की मौत का बदला। तो आज जहाँ एक और इस बात का पता चला कि असली सभ्या कौन है, वही दूसरी ओर मुझे ये अनर्थ भी हो गया कि मैं महारानी कलावती को महल में एक ऐसी विषकन्या के सहारे छोड़ आया जिसके लिए अपने जहन से किसी भी पहरे को तोड़ डालना एक मामूली सी बात है। उधर चुनारगढ़ की महारानी बनने के खूनी इरादे से तारा भी उसका साथ दे रही है, लेकिन मैं इन दोनों को इनके साजिश में हरगिज भी कामयाब नहीं होने दूंगा। सच और झूठ के इस युद्ध को जीतने के लिए मुझे भी वही करना होगा जो मैंने आज तक नहीं किया। वो क्या है जगन्नाथ? झूठ का सहारा लेना होगा मुझे बाबा। दुश्मन से दुश्मन की जबान में बात करनी होगी मुझे। महारानी कलावती की हिफाजत के लिए, उन्हें उस शैतानी औरत के खूनी इरादों से बचाने के लिए अपने माथे पर झूठ का कलंक लगाना ही होगा। महारानी के पक्ष के बाहर इतना सख्त है, महारानी की हिफाजत की ये नई योजना क्यों रखी है पंडित ने? जरूर इसमें कोई राज है। ये राज मैं जान कर रहूंगी। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। आप अंदर नहीं जा सकती। तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? मुझ पर? अपनी इस गुस्ताखी का मतलब समझते हो तुम? गुस्ताखी मैं नहीं, गुस्ताखी आप कर रहे हैं, पंडित जगन्नाथ के हुक्म का उल्लंघन करके। मुझ पर हुक्म चलाने का अधिकार पंडित जगन्नाथ को किसने दिया? महारानी कलावती ने। क्या? जी हाँ, चुनारगढ़ की महारानी के हुक्म की तामील न करना, इसका मतलब क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानती है। मैं महारानी कलावती के नाम पंडित जगन्नाथ का गुप्त संदेश लेकर आया हूँ। संदेश मुझे दे दो और इत्मीनान रखो, महारानी कलावती तक पहुँच जाएगा पंडित जगन्नाथ का गुप्त संदेश। ये गुप्त संदेश महारानी तक पहुँचा दो। महारानी की सेवा में सादर प्रणाम। इस संदेश के द्वारा मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि महल में मौजूद सभ्या नहीं, अम्बा है। और अम्बा एक विषकन्या है। अम्बा को बाबा पुष्करनाथ अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने अम्बा को एक विषकन्या में तब्दील किया था। और ये विषकन्या इसलिए आपकी जान की दुश्मन बनी है क्योंकि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, महाराज शिवदत्त की हत्या, ताकि वो अपनी माँ आम्रपाली की मौत का बदला ले सके। मुझे आपकी बात फिक्र है, आप सतर्क रहिएगा। मैं जल्द से जल्द चुनारगढ़ पहुंच रहा हूँ। तुम कितनी भी जल्दी चुनारगढ़ पहुंचने की कोशिश कर लो पंडित जगन्नाथ, लेकिन वहां से यहाँ का फासला उतना वक्त
काफी है मेरे लिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। काफी है। जहरीली नागिन, तो पंडित जगन्नाथ का शक सही निकला। तू ही वो अम्बा हो। हाँ, मैं ही वो अम्बा हूँ महारानी कलावती, मैं ही वो अम्बा हूँ। तुम्हारी मौत अम्बा, हमारी मौत की धमकी देने की नाकामयाब कोशिश कर रही हो तुम। बेवकूफ औरत, ये मत भूलो कि तुम इस वक्त हमारे महल में हो और हम तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करवा सकते हैं। अकल से काम लो महारानी कलावती, अकल से काम लो। इस वक्त मुझे गिरफ्तार करने यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि पंडित जगन्नाथ का आदेश है कि आपके कक्ष में किसी को भी ना आने दिया जाए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, ठीक उसी तरह जिस तरह से महाराज शिवदत्त ने मेरी बहन और मेरी माँ को मारा था। बहुत चाहते हैं ना महाराज शिवदत्त तुमसे। अब उन्हें पता चलेगा कि अपने चहेतों से हमेशा के लिए जुदा होने की पीड़ा क्या होती है, क्या होता है वो दर्द जिसे सिसक कर जिंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारी मौत के बाद, हमारी मौत से पहले तुम हमें एक बात बता दो, तुम्हारे साथ की गई नाइंसाफियों में हमारा क्या कसूर है? वो जालिम महाराज शिवदत्त तुम्हें बहुत चाहता है ना, जान से भी ज्यादा चाहता है ना, और मैं उसे बदला लेना चाहती हूँ। अम्बा, क्या बात है अम्बा? तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों है? मेरे चेहरे पर मेरी विजय का तेज है, मेरी कामयाबी का नूर है, मेरी फतेह का ऐलान है तारा। तो इसका मतलब है तुमने अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली? हाँ तारा, हाँ, मैंने कामयाबी हासिल कर ली। मैंने हमेशा के लिए उसे खत्म कर दिया। उसी के महल में, उसी के कक्ष में, पंडित जगन्नाथ के लगाए हुए पहरों के बावजूद मैंने महारानी कलावती की हत्या कर दी। महारानी कलावती पूरी तरह मर चुकी है, इस बात का तुम्हें यकीन है? यकीन है तारा, यकीन है। मुझे मेरे किए पर पूरी तरह से यकीन है। और फिर इसमें शक की कोई गुंजाइश ही कहाँ है? उसका बचना नामुमकिन है तारा, इसलिए क्योंकि मैंने खुद अपने खून में डुबोए हुए जहरीले खंजर से उसके शरीर पर वार किया और उसके शरीर से बहता हुआ खून इस बात की गवाही देता है कि मेरा जहर उसके शरीर में उतर गया है। काश मैं उसे दम तोड़ते हुए देख सकती, लेकिन उसी वक्त। लेकिन क्या हुआ? उसी वक्त महाराज शिवदत्त महल में लौट आए। क्या महाराज शिवदत्त महल में लौट आए हैं?
ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैंने महाराज शिवदत्त के आगमन का ऐलान सुना और उसी खतरे की वजह से मैं फौरन वहाँ से निकल आई। लेकिन महाराज शिवदत्त के लिए मैं एक ऐसा तोहफा छोड़ आई हूँ जो वो तमाम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भूल तो मैं भी नहीं पाऊंगी उस हसीन तोहफे को जो तुमने मुझे दिया। जी तो करता है महारानी कलावती की मौत पर जश्न मनाऊं, पूरे महल में घी के तेल जलाऊं, खुशियां मनाऊं। लेकिन खुशियां मनाने के लिए तो तुम्हारे पास तमाम जिंदगी पड़ी है तारा। लेकिन अब वक्त का तकाजा कुछ और है। क्या तकाजा है वक्त का? वक्त का तकाजा ये है तारा कि मेरी गिरेबान की तरफ बढ़ते हुए शिवदत्त के जहरीले पंजों के शिकंजे से तुम्हें मुझे बचाना होगा। और वो इस तरह, तुम्हें कोई ऐसा ठोस सबूत पैदा करना होगा, कोई ऐसा गवाह तैयार करना होगा जो ये कहे कि कलावती के कत्ल के वक्त मैं महल में मौजूद नहीं थी, ताकि मुझ पर शक की कोई गुंजाइश न रहे। क्या सोच रही हो तारा? सोच में अब वक्त बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सौदे के मुताबिक मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है। जल्द से जल्द महाराज शिवदत्त से शादी करके तुम्हें चुनारगढ़ की महारानी बनना है और उसके बाद शिवदत्त का कत्ल करके चुनारगढ़ के तमाम खजाने को हासिल करना है तुम्हें। मुझे जो भी हासिल करना था वो मैं हासिल कर चुकी हूँ। महारानी कलावती का कत्ल करके तुमने मेरा मकसद पूरा कर दिया। और हाँ, अब चुनारगढ़ की होने वाली महारानी तारा को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। महारानी तारा, जिस सर पर तुम चुनारगढ़ की महारानी का ताज पहनने के लिए इतनी बेकरार हो, उस सर को अम्बा कुचल कर रख देगी। ये मत भूलो कि तुम्हारे हर उस रास्ते में वाकिफ हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ घसीट कर ले जाएगा। ओह, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तारा का जनाजा उठाने की धमकी दे रही हो मुझे? क्या समझती हो तुम? मेरी बात के सामने महाराजा शिवदत्त तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? हरगिज नहीं। तुम्हारे हर शब्द के खिलाफ होगा तारा का शब्द और तुम्हारी हर दलील के खिलाफ होगी तारा की दलील। फिर सोच लो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और हाँ, तारा ने तो तुम्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था और जिस सौदे की बात तुम कर रही हो वो तो एक चारा था तुम्हारे जैसी वहशी शोरनी को जाल में फंसाने के लिए। नहीं तारा, नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम मुझे इस वक्त धोखा नहीं दे सकती हो। खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। तारा, तुम्हें तो मेरी फौरन हिफाजत करनी चाहिए। अपने सौदे की जबान रखने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। तुम्हें भी अपने सौदे की जबान रखनी होगी। जो उनकी दुनिया का हर सौदा जबान पर टिका हुआ है, विश्वास पर टिका हुआ है, भरोसे पर टिका हुआ है और इसे किसी भी कीमत पर कायम रखना होगा। कैसा विश्वास, कैसा भरोसा और कैसा सौदा? मैंने तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं किया। निकल जाओ मेरे कट से, चली जाओ दूर इस महल से और फिर कभी चुनारगढ़ की सरजमीन पर तुम्हारा साया भी नजर नहीं आना चाहिए। तो ये बात है, साया बनकर अब तो मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी तारा। तुम्हारी मौत का छाया बदला लूंगी हर इस पल का, इस जिल्लत का, हर एहसास का, क्योंकि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अम्बा ने अपने सर पर कफन बांध लिया है और जब एक विषकन्या अपने सर पर कफन बांधती है तो उसका अंजाम क्या होता है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और तुम किसी भी कीमत पर अम्बा से नहीं बच सकती। ठहरो अम्बा, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ कैसे धोखा कर सकती हूँ? तुम्हारे और मेरे दरमियान जो सौदा हुआ उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? और जुल्म की दुनिया में